बता रहे हैं कार्डिनलिटी और मोडेलिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप यह देख सकते हैं कि कस्टमर प्लेसेस और ऑर्डर्स ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि केवल एक कस्टमर प्लेस कर सकता है ज़ीरो से लेके बहुत सारे ऑर्डर्स, ज़ीरो से लेके मैनी ऑर्डर्स, जिसे हम कह सकते हैं वन एंड ओनली वन कस्टमर कैन प्लेस एनीवेयर फ्रॉम ज़ीरो टू मैनी ऑफ द ऑर्डर एंटिटी। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा गया है कि केवल एक ऑर्डर में इंक्लूड हो सकता है एक से ज़्यादा आइटम्स, जिसे कहा गया है वन एंड ओनली वन ऑर्डर कैन इंक्लूड वन आइटम ऑर्डर्ड और मैनी। थर्ड एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक और केवल एक एम्प्लॉइज़ के या तो एक स्पाउस हो सकते हैं या फिर नन स्पाउस हो सकते हैं, जिसे कहा जा सकता है वन एंड ओनली वन एम्प्लॉइज़ कैन हैव वन स्पाउस और नन। फोर्थ एग्जाम्पल में कहा गया है वन एम्प्लॉय और मैनी एम्प्लॉइज और नन कैन बी असाइंड टू वन प्रोजेक्ट और मैनी प्रोजेक्ट और नन। यानी कि एक एम्प्लॉय या फिर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ या फिर किसी भी एम्प्लॉइज़ को नहीं असाइन किया जा सकता है एक प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमें क्रिएट करना है एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द एंटिटीज़। स्टेप 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एंटिटीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। स्टेप 2, determine all significant events, transaction or activities that occur between two or more entities। सेकेंड स्टेप में हमें डिटरमाइन करने हैं सारे रिलेटेड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ जो कि 2 या ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में हो सकते हैं। स्टेप 3, एनालाइज द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन। स्टेप 3 में हमें एनालिसिस करना है इंटरेक्शन का नेचर। स्टेप 4, ड्रॉ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। स्टेप 4 में हमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को ड्रॉ करना है। यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में सबसे पहले आपको सारे एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद सारे एंटिटीज़ से रिलेटेड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना है जो कि 2 या ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में हो सकते हैं। इसके बाद आपको इंटरेक्शन का नेचर को एनालाइज करना है। देन लास्ट स्टेप में हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स DFD के बारे में। ए डेटा फ्लो डायग्राम DFD is a graphical tool to depict the flow of data through a system and the work or processing performed by that system। एक डेटा फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल टूल होता है जो कि शो करता है डेटा का फ्लो एक सिस्टम के अंतर्गत और वर्क या प्रोसेसिंग जो कि उस सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। इट शोज़ हाउ डेटा मूव्स थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम बट डज नॉट शो प्रोग्राम लॉजिक और प्रोसेसिंग स्टेप्स। डेटा फ्लो डायग्राम शो करता है कि डेटा कैसे मूव करेगा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत, लेकिन यह शो नहीं करेगा कि प्रोग्राम लॉजिक क्या है या फिर प्रोसेसिंग स्टेप क्या है। It only represent a logical model that shows what the system does, not how it does it। डेटा फ्लो डायग्राम या DFD सिर्फ शो करता है एक लॉजिकल मॉडल
डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एक लॉजिकल मॉडल जो यह दिखाता है कि सिस्टम क्या कर सकता है, लेकिन यह नहीं बताता है कि यह कैसे कर सकता है। एक डेटा फ्लो डायग्राम एक ग्राफिकल टूल है जो कि शो करता है डेटा का फ्लो एक सिस्टम के अंतर्गत, और साथ ही साथ यह शो करता है कि यह सिस्टम क्या वर्क कर सकता है या किस तरह की प्रोसेसिंग कर सकता है। डेटा फ्लो डायग्राम यह शो करता है कि डेटा कैसे मूव होता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत, लेकिन एक डेटा फ्लो डायग्राम प्रोग्राम लॉजिक या प्रोसेसिंग स्टेप्स को शो नहीं करता है। डेटा फ्लो डायग्राम केवल रिप्रेजेंट करता है एक लॉजिकल मॉडल जो कि यह बताता है कि सिस्टम क्या कर सकता है, यह नहीं बताता कि सिस्टम इस चीज़ को या पर्टिकुलर टास्क को कैसे करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे YDFD लैंग्वेज YDFD, यानी कि हमें एक DFD का इस्तेमाल क्यों करना है। DFD का इस्तेमाल करने का पहला कारण है लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, इट में ओमिट क्रूशियल इन्फो। जब भी हम किसी चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो इंटरप्रेट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छूट जाए, इसलिए हम DFD का इस्तेमाल करेंगे। ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद DFD। फ्लो ऑफ डेटा का यदि हम ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन करें तो फ्लो ऑफ डेटा का एक ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है एक ऑर्गेनाइज वे में यूजिंग DFD। यानी कि DFD को इस्तेमाल करने के कुल दो कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे तो हो सकता है कि क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छूट सकती है, इसीलिए हम DFD के इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड जो कारण है DFD को इस्तेमाल करने का वह यह है कि जब भी हम फ्लो ऑफ डेटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो यह एक ऑर्गेनाइज वे में नज़र आएगा DFD में, इसलिए हम DFD का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं DFD सिम्बॉल्स एंड एलिमेंट्स, यानी कि एक DFD को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से सिम्बॉल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना आवश्यक है कि DFD के लिए दो नोटेशन का इस्तेमाल होता है। पहला नोटेशन है गेम एंड सेडसन नोटेशन और दूसरा है डीमैर्को एंड योर्डन नोटेशन। आप इन दोनों में से किसी भी नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी नोटेशन का इस्तेमाल करें आपके पूरे DFD में यूनिफॉर्मली नोटेशन होना चाहिए। यानी कि यदि आप DFD में गेन एंड सेडसन नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डीमैर्को एंड योर्डन नोटेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यदि आप DFD में डीमैर्को एंड योर्डन नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको गेन एंड सेडसन नोटेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। DFD सिम्बॉल्स में जो DFD में 4 मेन सिम्बॉल्स होते हैं: एक्सटर्नल एंटिटी, डेटा फ्लो, प्रोसेस और डेटा स्टोर। एक्सटर्नल एंटिटी को गेन एंड सेडसन नोटेशंस में एक स्क्वायर बॉक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक्सटर्नल एंटिटी को डीमैर्को एंड योर्डन नोटेशन में स्क्वायर बॉक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। डेटा फ्लो को गेन एंड सेडसन नोटेशन में एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है। डेटा फ्लो को डीमार्को एंड योर्डन नोटेशन में एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है। प्रोसेस को एक बॉक्स और बॉक्स के अंदर रखी हुई लाइन के माध्यम से गेन एंड सेडसन नोटेशन में दर्शाया जाता है, जबकि प्रोसेस को सर्कल के माध्यम से डीमैर्को एंड योर्डन नोटेशन में दर्शाया जाता है। डेटा स्टोर को इनकम्प्लीट
रेक्टेंगल के अंतर्गत एक बॉक्स के माध्यम से दर्शाया जाता है, जबकि डेटा स्टोर को डी मैर्को एंड यर्डन नोटेशन में 2 लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। DFD सिम्बॉल्स प्रोसेस। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं DFD सिम्बॉल्स प्रोसेस के बारे में। ए प्रोसेस इज़ अ वर्क और एक्शन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट डेटा फ्लो टू प्रोड्यूस एन आउटपुट डेटा फ्लो। एक प्रोसेस एक वर्क है या एक्शन है जो कि परफॉर्म्ड होता है इनपुट डेटा फ्लो पे एक आउटपुट डेटा फ्लो को प्रोड्यूस करने के लिए। यूज़ ए वर्ब टू लेबल द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेस, नॉट द नेम ऑफ पर्सन और डिपार्टमेंट हु डज इट एज इन फिजिकल DFD। हमें यूज़ करना है एक वर्ब ताकि लेबल किया जा सके एक्शन जो कि परफॉर्म्ड होगा बाय द प्रोसेस। यहाँ पर आपको नेम ऑफ पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही डिपार्टमेंट का, जैसा कि आप फिजिकल DFD में करेंगे। ए प्रोसेस must have at least one input data flow and at least one output data flow। एक प्रोसेस में कम से कम एक इनपुट डेटा फ्लो होना चाहिए और एटलीस्ट 1 आउटपुट डेटा फ्लो होना चाहिए। एग्जांपल्स: अप्लाई रेंट पेमेंट, वेरीफाई ऑर्डर, पे बिल। एग्जांपल के लिए यदि हम अप्लाई करते हैं रेंट पेमेंट के लिए, वेरीफाई करते हैं ऑर्डर और पे करते हैं बिल। एक प्रोसेस एक वर्क या एक्शन है जो कि परफॉर्म्ड होता है इनपुट डेटा फ्लो पे ताकि प्रोड्यूस किया जा सके एक आउटपुट डेटा फ्लो। हमें यूज़ करना है एक वर्ब ताकि लेबल किया जा सके एक्शन परफॉर्म्ड को होता है, एक्शन परफॉर्म्ड जिसे कि परफॉर्म किया जाता है प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर आपको इस्तेमाल नहीं करना है नेम ऑफ पर्सन या डिपार्टमेंट, जैसा कि आप फिजिकल DFD में करते हैं। एक प्रोसेस में होना चाहिए कम से कम एक इनपुट डेटा फ्लो और कम से कम एक आउटपुट डेटा फ्लो। एग्जांपल के लिए जैसे कि अप्लाई रेंट पेमेंट, वेरीफाई ऑर्डर, पे बिल। नेक्स्ट है DFD सिम्बॉल्स डेटा फ्लो। A data flow represents a movement of data information among processes or data stores। एक डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करता है एक मूवमेंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस और डेटा स्टोर्स के बीच में। A data flow does not represent a document or a physical good. It represents the exchange of information in the document or about the good। एक डेटा फ्लो रिप्रेजेंट नहीं करता है किसी भी डॉक्यूमेंट या फिजिकल गुड को, यह रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट के अंतर्गत या फिर गुड के बारे में। ए डेटा फ्लो represent an input of data to a process or the output of data from a process। एक डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करता है इनपुट ऑफ डेटा टू ए प्रोसेस और द आउटपुट ऑफ डेटा फ्रॉम ए प्रोसेस। ए डेटा फ्लो may also be used to represent the creation, reading, deletion or updating of data in a file or database data store। एक डेटा फ्लो क्रिएशन, रीडिंग, डिलीशन या फिर अपडेटिंग ऑफ डेटा इन अ फाइल और डेटाबेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ए कंपोजिट डेटा फ्लो पैकेट इज़ अ डेटा फ्लो दैट कंसिस्ट ऑफ अदर डेटा फ्लो। एक कंपोजिट डेटा फ्लो पैकेट एक डेटा फ्लो होता है जो कि कंसिस्ट करता है अदर डेटा फ्लोज को। एग्जाम्पल: डिपॉजिट, इनवॉइस पेमेंट, डिलीवरी स्लिप। एक डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करता है एक मूवमेंट ऑफ डेटा बहुत सारे प्रोसेसेस के या फिर डेटा स्टोर्स के बीच में। एक डेटा फ्लो रिप्रेजेंट नहीं करता है एक डॉक्यूमेंट या फिजिकल गुड को, यह रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में या फिर गुड के बारे में। एक डेटा फ्लो
रिप्रेजेंट करता है एक इनपुट ऑफ डेटा किसी भी प्रोसेस के लिए या फिर आउटपुट ऑफ डेटा एक प्रोसेस से। एक डेटा फ्लो का इस्तेमाल हो सकता है क्रिएशन, रीडिंग, डिलीशन के साथ साथ अपडेटिंग ऑफ डेटा इन अ फाइल और डेटाबेस के लिए भी। एक कंपोजिट डेटा फ्लो पैकेट एक डेटा फ्लो होता है जो कि कंसिस्ट करता है अदर डेटा फ्लोज को। एग्जाम्पल डिपॉजिट, इनवॉइस, पेमेंट, डिलीवरी स्लिप। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं DFD सिम्बॉल्स डेटा स्टोर के बारे में। एक डेटा स्टोर इज़ अ स्टोरेज ऑफ डेटा, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। एक डेटा स्टोर होता है स्टोरेज ऑफ डेटा जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। फिजिकल स्टोरेज इज इमटेरियल, इट कैन बी ए फिलिंग कैबिनेट, बुक, कंप्यूटर फाइल। फिजिकल स्टोरेज इमटेरियल होता है, यह एक फिलिंग कैबिनेट हो सकता है, बुक या कंप्यूटर फाइल भी हो सकता है। ए डेटा स्टोर इज़ अ इन्वेंट्री ऑफ डेटा। एक डेटा स्टोर इन्वेंट्री ऑफ डेटा होता है। ए डेटा स्टोर इज़ डेटा एट रेस्ट कंपेयर टू ए डेटा फ्लो दैट इज़ डेटा इन मोशन। एक डेटा स्टोर होता है डेटा एट रेस्ट एज कंपेयर टू ए डेटा फ्लो जो कि होता है डेटा इन अ मोशन। ऑलमोस्ट ऑलवेज वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, places, objects, events about which data is captured, concepts about which data is important। कई तरह का हो सकता है डेटा स्टोर, जैसे कि पर्सन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स का इस्तेमाल होगा, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स जिनके बारे में डेटा कैप्चर किया जाना है, कॉन्सेप्ट जिनके बारे में डेटा इम्पॉर्टेंट है। हम वन कैन आइडेंटिफाई डेटा स्टोर्स विथ रियल फ्रेमवर्क। डेटा स्टोर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है रियल फ्रेमवर्क के साथ। डेटा स्टोर डिपिक्टेड ऑन अ DFD स्टोर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ डेटा एंटिटीज डिपिक्टेड ऑन एन ERD। डेटा स्टोर जो कि डिपिक्टेड होता है एक डेटा फ्लो डायग्राम में स्टोर करता है सारे एंटिटीज़ ऑफ डेटा एंट्रीज जिसे कि ERD पे शो किया गया हो। एग्जाम्पल्स अकाउंट्स रिसीवेबल। एक डेटा स्टोर होता है स्टोरेज ऑफ डेटा जो कुछ इन्फॉर्मेशन को कंटेन्स किए हुए होता है। फिजिकल स्टोरेज इमटेरियल होता है, यह फिलिंग कैबिनेट हो सकता है, बुक या कंप्यूटर फाइल भी हो सकता है। ए डेटा स्टोर एक इन्वेंट्री ऑफ डेटा होता है। एक डेटा स्टोर होता है इस डेटा एट रेस्ट, जबकि डेटा फ्लो होता है डेटा इन अ मोशन। यह डेटा स्टोर कई तरह का हो सकता है। पर्सन्स जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स का डिटेल हो सकता है, प्लेसेस जहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेसेस का डिटेल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का डिटेल हो सकता है, इवेंट्स जिसमें कि हम यह देखेंगे कि डेटा कैप्चर्ड हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स यानी कि विच डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट इसके बारे में यह डिटेल हो सकती है। आइडेंटिफाई किया जा सकता है डेटा स्टोर को विथ रियल फ्रेमवर्क। डेटा स्टोर एक DFD पे शो किया जाता है जो कि स्टोर करता है डेटा एंटिटीज़ के सारे इंस्टेंसेस, और ये डेटा एंटिटीज़ डिपेक्टेड होते हैं ERD पे। एग्जांपल के लिए अकाउंट्स रिसीवेबल। DFD सिम। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं DFD सिम्बॉल्स एक्सटर्नल एंटिटी के बारे में। An external entity is a provider, source or receiver sink of data and info of the system। एक एक्सटर्नल एंटिटी होता है प्रोवाइडर, जिसे हम कह सकते हैं सोर्स, या फिर रिसीवर्स जिसे हम कह सकते हैं सिंक, डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम के बारे में। An external entity is not part of the system. The externality depends on how the system is defined। एक एक्सटर्नल एंटिटी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। एक्सटर्नलिटी डिपेंड करता है कि सिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया है। एन एक्सटर्नल एंटिटी एजेंट डिफाइंस ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट लाइज आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट
but that interacts with the system being studied. एक एक्सटर्नल एंटिटी या एजेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन के से, जो कि होता है स्कोप के प्रोजेक्ट से बाहर होता है लेकिन इंटरेक्ट करता है उस सिस्टम के साथ जिसे स्टडी किया जा रहा है. एक्सटर्नल एजेंट्स डिफाइंस द बाउंड्री और स्कोप ऑफ ए सिस्टम बीइंग मॉडल. एक्सटर्नल एजेंट डिफाइन करता है बाउंड्री या फिर स्कोप ऑफ सिस्टम जिसे मॉडल किया जाना है. एज स्कोप चेंजेस एक्सटर्नल एजेंट्स कैन बिकम प्रोसेसेस एंड वाइस वर्सा. जैसे जैसे स्कोप चेंज होता है एक्सटर्नल एजेंट्स बन सकते हैं प्रोसेस या फिर दूसरे एलिमेंट्स में. ऑलमोस्ट ऑलवेज one of the following: office, department, division inside the business but outside the system scope. An external organization or agency, another business or another information, one of systems and users or managers. प्राय बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक्सटर्नल एंटिटी, जैसे कि ऑफिस, डिपार्टमेंट, डिवीज़न, बिजनेस के अंदर डिवीज़न, लेकिन यह होता है सिस्टम स्कोप के बाहर. एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजेंसी, कोई दूसरा बिजनेस या फिर दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, साथ ही साथ एक सिस्टम के एंड यूज़र्स या मैनेजर्स, ये भी हो सकते हैं एक्सटर्नल एंटिटी. एग्जांपल्स: कस्टमर, स्टूडेंट, सप्लायर. एक एक्सटर्नल एंटिटी होता है प्रोवाइडर, सोर्स या फिर रिसीवर सिंक डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम का. एक एक्सटर्नल एंटिटी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है. एक्सटर्नलिटी डिपेंड करती है कि सिस्टम को कैसे डिफ़ाइन किया गया है. एक एक्सटर्नल एंटिटी डिफ़ाइन करता है एक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के को जो कि प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर होता है लेकिन यह इंटरेक्ट करता है उस सिस्टम के साथ जिसे स्टडी किया जा रहा है. एक्सटर्नल एजेंट डिफाइन करता है बाउंड्री या फिर किसी भी सिस्टम का स्कोप जिसे मॉडल किया जाना है. जैसे जैसे स्कोप बदलता है एक्सटर्नल एजेंट्स प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. प्रायः बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल एंटिटी के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि ऑफिस, डिपार्टमेंट किसी बिजनेस के अंतर्गत डिवीज़न, लेकिन यह होता है सिस्टम स्कोप के बाहर. एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी, कोई दूसरा बिजनेस या कोई दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, साथ ही साथ एक सिस्टम्स के एंड यूज़र्स या मैनेजर्स, इन्हें भी काउंट किया जाता है एक्सटर्नल एंटिटी में. जैसे कि एग्जांपल कस्टमर, स्टूडेंट, सप्लायर. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. An overview of an organizational system that shows the system boundaries, external entities that interact with the system, and the major information flows between the entities and the system. Context diagram एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम का ओवरव्यू होता है जो कि शो करता है सिस्टम बाउंड्रीज, एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो कि इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, और मेजर इंफॉर्मेशन फ्लो एंटिटी और सिस्टम के बीच में. सिंगल प्रोसेसेस लेबल्ड 0 रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम. द सोर्स सिंक्स रिप्रेजेंट इट्स इन्वायरमेंटल बाउंड्रीज. सिंगल प्रोसेस किया जाता है 0 से, वह रिप्रेजेंट करता है एंटायर सिस्टम को. सोर्स सिंक रिप्रेजेंट करता है इसके इन्वायरमेंटल बाउंड्रीज को. नो डेटा स्टोर अपीयर्स ऑन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में कोई भी डेटा स्टोर अपीयर्स नहीं होते हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग DFDs. दो तरह की स्ट्रेटजी हो सकते हैं DFD को डेवलप करने के लिए. पहला हो सकता है टॉप डाउन मॉडल और दूसरा हो सकता है बॉटम अप स्ट्रेटजी. सबसे पहले हम देखते हैं टॉप डाउन मॉडल को.
सबसे पहले हमें क्रिएट करना है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, उसके बाद डायग्राम 1, then all the child diagram for diagram 1 and so on. First create the context diagram, then diagram 1, then all the child diagrams for diagram 1 and so on. Next हम देखते हैं bottom up strategy for developing DFD. First identify all functional primitives, data stores, external entities and data flows. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सारे फंक्शनल प्रिमिटिव्स को, डेटा स्टोर्स को, एक्सटर्नल एंटिटीज़ को और डेटा फ्लोज को. देन ग्रुप प्रोसेसेस विद अदर रिलेटेड सिम्बॉल्स टू डेवलप द लोएस्ट लेवल डायग्राम्स. इसके बाद आपको ग्रुप करना है प्रोसेसेस को विद अदर रिलेटेड सिम्बॉल्स और टू डेवलप द लोएस्ट लेवल डायग्राम्स. नेक्स्ट ग्रुप दोज डायग्राम्स इन अ लॉजिकल वे टू फॉर्म द नेक्स्ट हायर लेवल. इसके बाद आपको ग्रुप करना है उन डायग्राम्स को लॉजिकल वे में ताकि आप फॉर्म कर सकें नेक्स्ट हायर लेवल. कंटिन्यू टू वर्क अपवर्ड अंटिल यू रीच कॉन्टेक्स्ट लेवल. तब तक आपको वर्क कंटिन्यू करना है जब तक कि आप कॉन्टेक्स्ट लेवल तक ना पहुंच जाएं. 2 स्ट्रेटेजी होती हैं DFD को डेवलप करने के लिए. टॉप डाउन मॉडल. टॉप डाउन मॉडल में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, उसके बाद क्रिएट करते हैं डायग्राम 1 और सारे चाइल्ड डायग्राम्स डायग्राम 1 के लिए, और इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं. बॉटम अप स्ट्रेटजी में हम यह देखते हैं कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है सारे फंक्शनल प्रिमिटिव्स, डेटा स्टोर्स, एक्सटर्नल एंटिटीज़ और डेटा फ्लोज को. इसके बाद हम ग्रुप करते हैं प्रोसेसेस को अदर रिलेटेड सिम्बॉल्स के साथ ताकि डेवलप कर सकें लोएस्ट लेवल डायग्राम्स. नेक्स्ट में हम इन लोएस्ट लेवल डायग्राम्स को ग्रुप करते हैं इस तरह से लॉजिकल वे में ताकि हम फॉर्म कर सकें नेक्स्ट हायर लेवल. हम तब तक वर्क को कंटिन्यू करते हैं जब तक हम कॉन्टेक्स्ट लेवल पे ना पहुंच जाएं. नेक्स्ट हम देखते हैं DFD बिल्डिंग प्रोसीजर. DFD बिल्डिंग प्रोसीजर में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. स्टेप 1 को टाइटल दिया गया है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, स्टेप 2 को कहा गया है लेवल 1 DFD और स्टेप 3 को कहा गया है लेवल 2 DFDs. स्टेप 1 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. आइडेंटिफाई द सिस्टम एंड इट्स बाउंड्रीज. द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सिस्टम और इसकी बाउंड्रीज के बारे में, जिसे हम कहते हैं द कॉन्टेक्स्ट. देन आइडेंटिफाई एक्सटर्नल एंटिटीज़, प्रोवाइडर्स, रिसीवर्स ऑफ सिस्टम इन्फो. उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सटर्नल एंटिटीज़, जिसे हम कह सकते हैं प्रोवाइडर्स, रिसीवर्स ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन. देन आइडेंटिफाई एक्सटर्नल डेटा फ्लोज, इनपुट, आउटपुट. इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सटर्नल डेटा फ्लोज, इनपुट और आउटपुट. स्टेप 2 लेवल 1 DFD. स्टेप 2 होता है लेवल 1 DFD. आइडेंटिफाई व्हाट इज़ बीइंग डन बिटवीन ईच इनपुट एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट. आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो रहा है प्रत्येक इनपुट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट के बीच में. आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस. आपको आइडेंटिफाई करना है प्रोसेसेस को. आइडेंटिफाई एक्सटर्नल डेटा फ्लोज बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज़ एंड प्रोसेसेस. आइडेंटिफाई करना है एक्सटर्नल डेटा फ्लो एक्सटर्नल एंटिटीज़ और प्रोसेसेस के बीच में. आइडेंटिफाई इंटरनल डेटा फ्लोज बिटवीन प्रोसेसेस एंड डेटा स्टोर्स. आइडेंटिफाई करना है इंटरनल डेटा फ्लोज प्रोसेसेस और डेटा स्टोर्स के बीच में. स्टेप 3 लेवल 2 DFDs. सब प्रोसेसेस प्रिमिटिव प्रोसेसेस ऑफ लेवल 1 प्रोसेसेस. लेवल 2 DFD में होते हैं सब प्रोसेसेस जो कि कहलाते हैं लेवल 1 प्रोसेस के प्रिमिटिव प्रोसेसेस. DFD बिल्डिंग प्रोसीजर में सबसे पहले स्टेप में कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम और इसके बाउंड्रीज, जिसे कहा जाता है द कॉन्टेक्स्ट. आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़, जिसमें होते हैं प्रोवाइडर्स, रिसीवर्स ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन. आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल डेटा फ्लोज इनपुट और आउटपुट के लिए. स्टेप 2 में हम बनाते हैं लेवल 1 DFD, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं
कि क्या होता है प्रत्येक इनपुट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट के बीच में। आइडेंटिफाई करते हैं हम प्रोसेसेस को, आइडेंटिफाई करते हैं एक्सटर्नल डेटा फ्लोज को एक्सटर्नल एंटिटीज़ और प्रोसेसेस के बीच में, आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनल डेटा फ्लोज को प्रोसेसेस और डेटा स्टोर्स के बीच में। स्टेप 3 लेवल 2 DFDs। स्टेप 3 लेवल 2 DFDs में हम क्या करते हैं कि हम यह देखते हैं कि लेवल 1 प्रोसेसेस के कौन कौन से सब प्रोसेसेस या फिर प्रिमिटिव प्रोसेसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पर देख रहे हैं लोअर लेवल डायग्राम्स। When lower level diagrams are needed to show detail, it is essential that they should be labeled and balanced। जब लोअर लेवल डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है डिटेल को शो करने के लिए, तो यह आवश्यक होता है कि उन्हें लेवल्ड किया जाए और बैलेंस्ड किया जाए। Labeling is the process of drawing a series of increasingly detailed diagrams until the desired degree of detail is reached। लेबलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रॉ किए जाते हैं सीरीज़ ऑफ इंक्रीजिंगली डिटेल्ड डायग्राम जब तक कि डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ डिटेल रीच्ड ना हो जाए। बैलेंसिंग मेंटेन्स कंसिस्टेंसी एमंग द एंटायर सीरीज ऑफ डायग्राम्स इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्लोज। डेटा डेफिनेशन एंड प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। बैलेंसिंग मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी एंटायर सीरीज ऑफ डायग्राम्स के बीच में, जिसमें इंक्लूड होता है इनपुट और आउटपुट डेटा फ्लोज, डेटा डेफिनेशन और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। A balanced set of DFD preserves the input and output data flows of the parent on the child DFD। एक बैलेंस सेट ऑफ DFD प्रिजर्व करता है इनपुट आउटपुट डेटा फ्लोज ऑफ द पेरेंट ऑन द चाइल्ड DFD। डीकम्पोजिशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को डीकम्पोज हम कर सकते हैं 3 अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 1 डायग्राम और लेवल 2 डायग्राम। कन्वेंशनल्स फॉर DFD। कन्वेंशन और रूल्स यू शुड यूज व्हेन कंस्ट्रक्टिंग DFD। कन्वेंशन या फिर रूल का इस्तेमाल करना चाहिए आपको जब आप कंस्ट्रक्ट करें DFD। ईच कॉन्टेक्स्ट डायग्राम मस्ट फिट ऑन वन पेज। द प्रोसेस नेम्स इन द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम शुड बी द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूज यूनिक नेम्स विद इन ईच सेट ऑफ सिम्बॉल्स। डू नॉट क्रॉस लाइन्स। यूज ए यूनिक रेफरेंस नंबर फॉर ईच प्रोसेस सिम्बॉल। DFD को क्रिएट करते समय या कंस्ट्रक्ट करते समय आपको कुछ रूल्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम फिट होना चाहिए एक पेज पे। प्रोसेस नेम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको यूज़ करना है यूनिक नेम विद ईच सेट ऑफ सिम्बॉल्स। लाइन को क्रॉस नहीं करना है। यूज़ करना है यूज़ ए यूनिक रेफरेंस नंबर फॉर ईच प्रोसेस सिम्बॉल। यूज़ करना है यूनिक रेफरेंस नंबर फॉर ईच प्रोसेस सिम्बॉल। एग्जाम्पल, हुजी बर्गर यूजेस एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू टेक कस्टमर ऑर्डर्स, सेंड द ऑर्डर्स टू द किचन, मॉनिटर गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री एंड जनरेट रिपोर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट। हुजियर बर्गर ने यूज़ किया है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ताकि कस्टमर का ऑर्डर ले सकें, सेंड कर सकें ऑर्डर को किचन तक, मॉनिटर कर सकें गुड सोल्ड इन्वेंट्री को और जनरेट कर सकें रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए। कॉन्टेक्स्ट DFD फॉर द सिस्टम इज़ गिवन इन नेक्स्ट पेज। अगले पेज में इसी का कॉन्टेक्स्ट DFD शो किया गया है। द नेक्स्ट स्टेप फॉर द एनालिस्ट टू थिंक अबाउट विच प्रोसेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। 4 separate processes identified. These processes represent the major functions of the system। नेक्स्ट स्टेप यह होता है कि एनालिस्ट को सोचना पड़ता है कि कैसे कौन से प्रोसेस रिप्रेजेंटेड होंगे एक सिंगल प्रोसेस के द्वारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। 4 सेपरेट प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये प्रोसेस रिप्रेजेंट करेंगी मेजर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। लेवल 1 डायग्राम रिप्रेजेंट द प्राइमरी इंडिविजुअल प्रोसेसेस इन द सिस्टम एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल।
Each process has a number which ends in 0 corresponding to the level number of the DFD. लेवल 1 डायग्राम रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी इंडिविजुअल प्रोसेस को सिस्टम में एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल. ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस का एक नंबर होता है जो कि एंड्स होता है 0, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग करता है टू द लेवल नंबर ऑफ द DFD. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. कस्टमर से रिलेटेड है कस्टमर ऑर्डर. मान लीजिए कस्टमर कोई ऑर्डर करता है फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके, तो फूड ऑर्डर डायरेक्टली जाता है किचन पे. किचन से फूड बन के आता है. लेकिन इसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में शो नहीं किया गया है. फूड के डिलीवरी होने के बाद और कस्टमर के फूड को ईट कर लेने के बाद कस्टमर को एक रिसिप्ट दिया जाता है फूड बिल का, और जो भी ऑर्डर हो रहा है फूड के लिए जो भी ऑर्डर हो रहा है और क्या क्या इन्वेंट्रीज लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट किसके पास स्टोर होता है? रेस्टोरेंट मैनेजर के पास स्टोर होता है. अब हम लेवल 1 डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं. कस्टमर एक एंटिटी है जो कि कस्टमर मान लीजिए कोई ऑर्डर करता है. तो यह फूड ऑर्डर जाता है किचन में. किचन से उसे फूड रिसीव होता है. और ये सब होने के बाद कस्टमर को उस फूड ऑर्डर का रिसिप्ट दिया जाता है. कस्टमर के फूड ऑर्डर का डेटा दो जगह स्टोर होता है. कि पहला स्टोर होता है अपडेट गुड्स सोल्ड फाइल में, और दूसरा स्टोर होता है इन्वेंट्री डेटा में अपडेट इन्वेंट्री फाइल में. अपडेट गुड्स सोल्ड फाइल में यह स्टोर होता है गुड्स सोल्ड फाइल में, और डेली गुड्स सोल्ड अमाउंट के साथ स्टोर होता है प्रोड्यूस मैनेजमेंट रिपोर्ट में. इन्वेंट्री डेटा, जब कोई फूड ऑर्डर से इन्वेंट्री डेटा स्टोर होता है अपडेटेड इन्वेंट्री फाइल में, और यह फॉर्मेटेड इन्वेंट्री डेटा के फॉर्म में इन्वेंट्री फाइल में स्टोर होता है. बाद में यह डेली इन्वेंट्री डिप्लेशन अमाउंट जाता है मैनेजमेंट रिपोर्ट में, और यह मैनेजमेंट रिपोर्ट जाता है रेस्टोरेंट मैनेजर के पास. डेटा फ्लो डायग्राम में एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. ए बी एफ एक्स एफ से लेके F1 F44. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम STD के बारे में.